नमस्कार साथियों। आज हम सुनने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक का चैप्टर 7 अमीर बनने की ओर उठाएं छठा कदम, व्यवस्थित योजनाबद्धता। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि मानव की किसी भी उपलब्धि का मूल उसकी इच्छा ही होती है। इच्छा वह पहला कदम है जो आदमी अमूर्त से ठोस वास्तविकता की तरफ बढ़ता है और कल्पना की कार्यशाला में प्रवेश कर उसकी संपूर्ति के लिए योजनाएं बनाने लगता है। सेकंड चैप्टर में 6 स्पष्ट कदमों का उल्लेख किया गया था जिससे आप इच्छा को उसके भौतिक प्रतिरूप यथा धन संपत्ति में बदल देते हैं। उन कदमों में से एक है एक प्रैक्टिकल और स्पष्ट योजना बनाना जिसके द्वारा यह परिवर्तन संभव हो पाता है। नीचे बताया गया है कि कैसे वे योजनाएं बनाएं जो प्रैक्टिकल हो। नंबर 1, उस समूह या समूह के साथ स्वयं को जोड़ें जो आपको अपनी इच्छा की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो। उसमें आगे के चैप्टर में दिए गए मास्टरमाइंड सिद्धांत पूरी तरह लागू करें। उस निर्देश का पूरी तौर पर पालन करना अति आवश्यक है, यह याद रहे। नंबर 2, अपना मास्टरमाइंड टीम बनाने के पूर्व निश्चित कर लें कि आप अपने समूह के लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके सहयोग के लिए क्या कुछ प्रतिदान दे सकते हैं। यह बात निश्चित है कि कोई भी बिना कुछ प्राप्त किए कुछ भी लगातार देने को राजी नहीं हो सकता। हालांकि यह प्रतिदान या सहयोग सदैव धन या पैसे के रूप में हो, ये जरूरी नहीं है। नंबर 3, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों से हफ्ते में कम से कम तो 2 बार अवश्य ही मिले। यदि ज़्यादातर मिल सके तो और अच्छा होगा। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी धन कमाने की योजना हर तरह से त्रुटिहीन और संपूर्ण न हो जाए। मास्टरमाइंड को सिद्धांत तक ही सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है जब आपका मास्टरमाइंड ग्रुप से पूरी समझौता एवं तदात्म्य में स्थापित हो। इसके अलावा दिमाग को अस्थायी रूप से रखें। दिमाग को अस्थायी रूप से रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। प्रथम, आप उस काम में ही एकाग्र होकर लगे हैं जो आपके लिए बेहद महत्व का है। आपकी योजना पूरी तरह त्रुटिहीन होनी चाहिए। द्वितीय, आपके पास शिक्षा, अनुभव, योग्यता तथा कल्पना शक्ति तो होना ही चाहिए। आपकी दूसरों की संगत तभी ठीक बैठेगी जब आपके अंदर यह गुण तुलनीय रूप से विद्यमान हो। तुलनीय रूप से इसलिए कि हर आदमी में तो यह गुण एक से नहीं होते, इसलिए उसे दूसरों से सहयोग लेना जरूरी है। आपको अपनी योजनाएं धन प्राप्ति की तो स्वयं ही बनानी पड़ेगी, परंतु उसको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तभी तो उनकी उपादेयता और सफलता की संभावना तय हो पाएगी। आपको यह योजनाएं बनाकर इसकी सफलता की संभावना को भी परखनी पड़ सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी हर योजना सफलता दिलाए ही। वस्तुतः आपको योजनाएं बनानी और मिटानी तब तक पड़ेगी जब तक कि वह पूरी तरह से कारगर परिणाम देने न लगे। इसके लिए आप में धैर्य और लगन तो होना ही चाहिए। इन्हीं की कमी के कारण ज्यादातर लोग अपनी योजनाएं सफल नहीं कर पाते। आपकी योजना तो प्रैक्टिकल और पूरी तरह से लागू करने योग्य होना चाहिए, लेकिन याद रखें, अस्थायी हार कोई सफलता नहीं होती। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता के पूर्व, यानी उन्होंने 10,000 बार अस्थायी हार स्वीकार की, परंतु उसको अंतिम सत्य नहीं माना। अस्थायी हार से तो सिर्फ एक सबक ही लेना चाहिए कि आपकी योजना में कोई गड़बड़ है, उसको सुधारना बेहद जरूरी है। हेनरी फोर्ड ने इतनी दौलत और शोहरत इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि वह कोई बहुत मेधावी व्यक्ति था, बल्कि इसलिए कि उसकी योजना त्रुटिहीन होने तक सुधारी गई। बाद में सफलता तो मिलनी ही थी। फोर्ड से ज्यादा बुद्धिमान और धैर्यवान लोग भी लाखों होंगे, परंतु उन दोनों गुणों का सही समन्वय वही प्राप्त कर सका था। आपकी उपलब्धि आपकी योजना पर ही आधारित रहती है। और उदाहरण सैमुअल इंसूल का है। उनका व्यापार मंदी से पूर्व अरबों डॉलरों का था, परंतु मंदी में उन्होंने अपनी योजनाएं बदली, लेकिन वह त्रुटिहीन नहीं रही, जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ गंवा बैठे। उनके मामले में कमजोरी का कारण उनकी लगन में कमी थी, जो अपनी योजनाओं को पुनः परिलक्षित कर सुधार न सकी। जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार मिली थी जब उन्होंने अमेरिका के पूर्व से पश्चिम को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन अपनी योजना में सुधार कर उन्होंने उस अस्थायी हार को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को तो असफलता का सामना तब करना पड़ा था जब वह अपने विकास के लगभग शिखर पर पहुंच गए थे। वस्तुतः बिना ऐसे भटके या अस्थायी हार झेले कोई भी इंसान धन दौलत एकत्रित करने में समर्थ नहीं हो सकता, न कभी हुआ ही है। हार को यह स्वीकार करते हुए पुनः प्रयत्न करें कि हमारे प्लान में कोई कमी रह गई है। यदि पहले ही मैदान छोड़ दिया तो आप एक पलायनवादी ही माने जाएंगे, और यह भी सच है कि पलायनवादी कभी विजय नहीं होता तथा विजय कभी पलायन नहीं करता। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का चुनाव करते हुए कोशिश करें कि उसके वही सदस्य हो जो हार आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोगों की भ्रांत धारणा है कि पैसा ही पैसा को बनाता है। यह पैसा नहीं, उसको प्राप्त करने की अदम्य कामना या इच्छा है जो सही योजना और विश्वास से पैसा बनाती है। पैसा अपने आप में तो कुछ नहीं, एक निष्क्रिय पदार्थ मात्र है। यह न बोलता है न कहता है, परंतु सुन सकता है उस आदमी की आवाज़ जो अदम्य इच्छा रखता है। अपनी सेवाओं की बिक्री के लिए योजना बनाना, बुद्धिमत्ता से अपनी योजना बनाना सफलता की पहली सीढ़ी है। उसके बारे में किस प्रकार काम किया जाए, यह ही इस उपशीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है।
हर बड़ा आदमी कुछ न कुछ देकर ही बड़ा बन पाता है। वह क्या देता है? अपने विचार या आइडिया या अपनी योग्यतापूर्ण सेवाएं, और बदले में पाता है शोहरत और दौलत। इस जरूरत का विश्लेषण करते समय हमें दो बातें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। संसार में ज्यादातर दो ही प्रकार के इंसान मिलते हैं, वे जिनको नेता कहा जाता है और वे जो अनुयायी होते हैं। आप पहले ही तय कर लें कि आप क्या होना चाहते हैं, नेता या अनुयायी। इन दोनों स्थितियों में जो कीमत चुकानी पड़ती है उसका मूल्यों में फर्क बहुत ज़्यादा होता है। अनुयायी को वह कभी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो एक नेता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे देना भी ज़्यादा पड़ता है। वैसे एक अनुयायी होने में भी कोई मान हानि नहीं होती। अनुयायी होना कोई निष्कृष्ट बात नहीं है। ज़्यादातर नेता शुरुआत में तो स्वयं अनुयायी हो रहे थे। वे नेता बन पाए क्योंकि वे काफ़ी अक्लमंद अनुयायी थे। कुछ एक अपवादों की बात छोड़ दे तो वह आदमी जो अक्लमंद अनुयायी नहीं बन सकता कभी योग्य नेता नहीं बन पाएगा। जो अनुयायी अपने नेता का बुद्धिमत्ता से अनुसरण करता है वह स्वयं योग्यतापूर्ण नेतृत्व के गुण स्वयं में विकसित ही कर लेता है। उसमें यह काबिलियत होनी चाहिए कि कैसे सही मौका प्राप्त कर अपने नेता के गुणों को आत्मसात करे। नीचे एक लीडर के जरूरी गुणों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, दृढ़ साहस जिसका आधार हो अपना और अपने व्यवसाय से प्राप्त पूरा ज्ञान। कोई अनुयायी ऐसे लीडर की कामना नहीं कर सकता जिसका स्वयं पर विश्वास और अपनी करने का साहस न हो। नंबर 2, आत्मसंयम। जो आदमी अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं कर सकता वह दूसरों पर क्या नियंत्रण रख पाएगा। आत्मसंयम अनुयायियों में भी अटूट साहस का संचार करता रहेगा। नंबर 3, एक सूक्ष्म न्यायबोध। सही गलत का न्यायोचित विश्लेषण एक नेता का वह गुण है जो अनुयायियों से उसके प्रति निष्ठा को जागृत करता है। नंबर 4, निर्णय की स्पष्टता। जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें कोई संदेह की गुंजाइश न हो। नंबर 5, योजनाओं की स्पष्टता, यानी क्या करना है। वह नेता जो स्वयं ही नहीं जानता कि उसको क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, वस्तुतः लीडर होता ही नहीं। ऐसे नेता की कोई भी बात उसका अनुयायी क्यों मानेगा। उसके सामने एक पूर्णतः व्यवहारिक कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो दिशाहीन जहाज की तरह वह भटकता और भटकता रहेगा। नंबर 6, हमेशा जो मिलने की उम्मीद हो उससे ज्यादा योगदान करने की आदत। लीडर वही कामयाब होता है जो अपने अनुयायियों से ज्यादा खुद करने की काबिलियत रखता है, यानी जो चाहता है कि उसके अनुयायी करे उससे ज्यादा उसे खुद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। नंबर 7, एक सुदर्शन व्यक्तित्व। यहाँ कोई सौंदर्य शास्त्र मापदंड नहीं, वरन लीडर एक सलीके से काम करने वाला आदमी होना चाहिए। वे तरतीब ढंग से रहने वाला नेता अनुयायियों को क्या सीख देगा। वे यह नहीं कहेंगे कि उतना अव्यवस्थित व्यक्ति उनका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। नंबर 8, हमदर्दी के साथ समझदारी। किसी भी योग्य नेता का एक आवश्यक गुण है हर बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और पूरी बात समझने का धैर्य रखना अच्छे नेता के लिए आवश्यक है। नंबर 9, विवरणों पर महारत होना, अर्थात बिल्कुल फोटोग्राफिक याददाश्त होना। एक बार विवरणों को देखते ही उनका दिमाग में इस प्रकार अंकित हो जाना कि उन्हें कभी भी प्रयुक्त किया जा सके। नंबर 10, पूरी जिम्मेदारी उठाने की तत्परता। यह भाव न सिर्फ श्रेय देने वाले कामों में ही होना चाहिए बल्कि ऐसे कामों में भी होना चाहिए जहाँ कमजोरियाँ और त्रुटियाँ उजागर की गई हो। ज्यादातर लोग सफलता की जिम्मेदारी लेने को तो तत्पर रहते हैं परंतु गलती सदा दूसरों के सर पर डालना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी योग्य लीडर नहीं बन पाते। नंबर 11, सहयोग लेते हुए काम करने की क्षमता। कुछ लोग अकेले तो काम बड़ी मुस्तैदी से कर लेते हैं परंतु एक दल में हिस्सा बांटकर काम करना उन्हें नहीं आता। ऐसे लीडर न ज्यादा दिन टिक पाते हैं न उनको लीडर बनने की ही चेष्टा करनी चाहिए। एक अच्छा नेता वह व्यक्ति होता है जिसे चाहे खुद काम करना न आता हो पर दूसरों से काम लेने में महारत हासिल होनी चाहिए। नेतृत्व सहयोग की अपेक्षा करता है और सहयोग से ही शक्ति प्राप्त करता है। नेतृत्व के भी दो प्रकार होते हैं, आम सहमति से नेतृत्व जो ज्यादा कारगर होता है और जबरदस्ती का नेतृत्व जो क्षण स्थायी ही होता है जैसा कि विश्व के इतिहास से ज्ञात होता है। दूसरी तरह का नेतृत्व अधिनायकों या डिक्टेटर या तानाशाहों का होता है। ऐसे लोग धूमकेतु की तरह अचानक चमक उठते हैं और शीघ्र ही अस्त भी हो जाते हैं। मानव का स्वभाव ही नहीं है जबरदस्ती का नेतृत्व बर्दाश्त करना। आज का युग आम सहमति से नेतृत्व का युग है। जो पुराने टाइप के जबरदस्ती वाले नेतृत्व के हामी है वह इस युग में बेकार है। आज का नेता वह योग्य नेता है जो अपनी अनुयायियों के प्रति सौहार्द और बराबरी का भाव रखता है। यह आपसी सहयोग का युग है। नेपोलियन, काइजर विलियम, जार ऑफ रशिया का नहीं जो तलवार के जोर पर अपना साम्राज्य चलाते थे वे कितने दिन टिक पाए यह सबको मालूम है। नया नेता वह है जिसमें ऊपर दिए गए 11 गुणों का समावेश है। जिनमें यह गुण होते हैं उन्हें ही आज नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। अपना मौका टालना आज के नेतृत्व की पहली पहचान है। वे ही योग्य नेता सिद्ध होते हैं जो अपना मौका गंवाते नहीं। अब हम देखेंगे नेतृत्व की असफलता के 10 प्रमुख कारण। नंबर 1, विवरणों को सही प्रकार से व्यवस्थित न कर पाना। आज के युग में जो अपने विवरणों को सही प्रकार से व्यवस्थित कर ले वही श्रेष्ठ लीडर बन सकता है। जो यह कहते हैं कि अति व्यस्तता के कारण व्यवस्था और अनुशासन पर ध्यान नहीं दे पाते झूठ बोलते हैं। योग्य नेता को यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि कहाँ रोड़े पैदा हो सकते हैं और कहाँ अव्यवस्था अवरोध पैदा कर देगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किस प्रकार जिम्मेदारियां बांटी जाए। यह निश्चित है कि सब काम वह स्वयं ही तो नहीं कर सकता, उसे काम बांट कर सबसे
सहयोग लेते हुए काम करना आना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। नंबर 2, छोटा या साधारण काम करने की अनिच्छा। जो बड़ा नेता होते हैं वह मौका पड़ने पर छोटे से छोटा काम करने में नहीं हिचकते। सबसे बड़े को सबसे छोटा काम करने आना चाहिए। यह सिद्धांत नेतृत्व के क्षेत्र में पूरी तरह लागू होता है। नंबर 3, जो वह जानते हैं उसके आधार पर भुगतान की अपेक्षा करने के बजाय उसके आधार पर जो वह कर रहे हैं। यह आज एक आम कमजोरी हो गई है। ऐसे लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते कि विश्व उनको मान्यता देता है जो वह स्पष्ट प्रकट करते हैं, बल्कि उसको नहीं जो अभी उनके मन में ही है। नंबर 4, अपने अनुयायियों से स्पर्धा का भय। जो आदमी अपने अनुयायियों से भयक्रांत रहता है कि कहीं वे उसको अपदस्थ न कर दें, शीघ्र ही अपदस्थ हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि नेतृत्व के वांछित गुणों का उसमें अभाव है और जो उसके अनुयायियों के पास है। योग्यता में कमी ही ऐसे नेताओं के पतन का मूल कारण होती है। उनको यह समझ नहीं आता कि कैसे वह उस गुण को अपने अंदर विकसित करें जो उनके अनुयायियों में है और जो वांछित भी है। ऐसे लोग ही दूसरों से काम लेना नहीं जानते, क्योंकि उनको भय रहता है कि वह आदमी उनसे बेहतर काम करके उनकी अक्षमता को और स्पष्ट कर देगा। दूसरी तरफ यूं कि उनमें उतनी योग्यता नहीं है, इसलिए ज्यादा काम करने के बावजूद उनकी क्षमता ही उजागर होती रहेगी। नंबर 5, कल्पनाशीलता की कमी। स्पष्ट है कि कल्पना शक्ति के बगैर नेता कभी भी योग्य सिद्ध नहीं हो सकता, खास तौर पर जब कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए और तुरंत योजनाएं बनानी हो। ऐसा आदमी नेता बन ही नहीं सकता। नंबर 6, स्वार्थपरता। नेतृत्व का मूल गुण दूसरों के अनुयायियों को अधिक से अधिक श्रेय देकर प्रोत्साहन देने में निहित रहता है। यदि वह स्वार्थ के कारण सारा श्रेय खुद ही लेने का प्रयास करेगा तो कौन उसके मातहत होकर काम करना पसंद करेगा। नंबर 7, संयमहीनता। कोई भी अनुयायी संयमहीन नेता के साथ काम करना पसंद नहीं करता। संयमहीनता वस्तुतः एक व्यक्तित्व की कमजोरी होती है, जिससे न सिर्फ एक गुट वरन वह व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता। नंबर 8, निष्ठाहीनता। कदाचित खराब या अयोग्य लीडर की यही पहली कमजोरी होती है। जो स्वयं निष्ठाहीन होगा वह दूसरों को कैसे अनुशासन या संयम का पाठ पढ़ा सकता है। ऐसा आदमी न सिर्फ समाज में वरन किसी उद्योग में कभी भी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर 9, सत्ताभिमानता। जो नेता अपनी सत्ता के अभिमान में सदैव दूसरों को झुकाने की चेष्टा करता रहेगा, वह लोगों में भय तो जागृत अस्थायी रूप से भले ही कर ले, दिल से उसे कोई नेता नहीं मानेगा। यदि असली नेता है तो लोग स्वयं उसके सामने झुकेंगे। यह कह कर कि मैं नेता हूँ, वह अंततः एक तानाशाह ही बनकर रह जाएगा, जिनका आज के युग में कोई स्थान नहीं है। नंबर 10, उपाधियों का मोह। यदि कोई नेता अपने नाम के पीछे बड़ी बड़ी उपाधियों का पुच्छल्ला लगाए घूमेगा तो क्या वह अपने अनुयायियों से थोड़ा भी सम्मान प्राप्त कर पाएगा। असली नेता वह होता है जिससे कोई उपाधि स्वयं गौरवान्वित होती है। महात्मा गांधी ने कभी कोई उपाधि की कामना नहीं की और आज भी हजारों करोड़ों लोग उसको अपना नेता मानते हैं। यह 10 गुण उन प्रमुख कमजोरियों के वाहक है जिनके कारण लोग अयोग्य नेता नहीं बन पाते। उनमें से किसी एक की भी मौजूदगी व्यक्ति को नेता बनने से वंचित कर देगी। रीडर्स चाहे तो स्वयं ही इतिहास से सैकड़ों उदाहरण इन गुणों की अपरिहार्यता निश्चित करने के लिए चुन सकते हैं। यदि सफल नेता बनना है तो उन अवगुणों को अपने पास भी न भटकने दें। कतिपय उर्वर क्षेत्रों का हवाला जिनमें नए नेतृत्व की जरूरत होगी। इस चैप्टर को संपन्न करने से पूर्व कतिपय उन उर्वर क्षेत्रों का उल्लेख करना आवश्यक है जहां पुरानी नेतागिरी से काम नहीं चलने वाला और जहां नए नेतृत्व गुणों से असीमित मौके उपलब्ध होंगे। प्रथम, राजनीतिक क्षेत्र, जहां नए प्रकार के नेताओं की अति आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज के उपलब्ध नेता पुरानी चाल के हैं जो जनता का विश्वास लगभग खो चुके हैं। शायद कुछ दिन और ये अपने शोहरत और दौलत या पद प्रतिष्ठा के कारण और चल जाएं, मगर उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। द्वितीय, बैंकिंग व्यापार क्षेत्र, जो उस समय महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया से गुजर रहा था। बड़े बड़े बैंकरों को समझ में आ चुका है कि उनका युग गया, अब तो नए खून की जरूरत है जो इस क्षेत्र को संभाल सके। इस क्षेत्र में आज असीमित संभावनाएं उपलब्ध है। तृतीय, औद्योगिक क्षेत्र, इसमें भी नए नेतृत्व की बड़ी जरूरतें महसूस की जा रही है। पुराने औद्योगिक नेता का मूल विचार मानव संकलनों के बजाय संपत्ति लाभ होता था। आज जरूरत उन लोगों की है जो पूरे उद्योग को एक मानव दृष्टि से देखें। धन प्राप्ति तो विश्वास का एक सह उत्पाद ही हो सकता है, मुख्य ध्येय नहीं। चतुर्थ, धार्मिक क्षेत्र, आकलन संप्रेषण के इतने माध्यम उपलब्ध हैं कि धर्म की सही या गलत दोनों व्याख्याओं का समाज पर तुरंत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पूरे के पूरे टीवी चैनल आज दर्जनों की संख्या में धर्म की व्याख्या में जुटे हैं। उन्हें अपनी पुरानी सोच को विस्तृत करना होगा। धर्म का मूल तत्व कर्तव्य बोध का जागरण है, मात्र पूजा पाठ का संविधान समझना नहीं। धर्म सिर्फ योग्यार्थियों की बपौती नहीं है, इसके जरिए हम न सिर्फ आध्यात्मिक और नैतिक वरन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। धर्म केवल विगत की गतिविधियों का नहीं वरन भविष्य के कार्यक्रमों का भी सुधार हो सकता है। उसके नेताओं को सिर्फ उपदेश नहीं देना होगा वरन उसको पालन करने का रास्ता भी स्पष्ट कराना होगा। पत्रकारिता, पत्रकारिता का क्षेत्र आजकल सर्वाधिक संभावना प्रकट करता है नेतृत्व के विकास के लिए। आज के पत्रकारों के पास इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए एक बड़ा व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है। यह लोग हमारे समाज, देश और धर्म के लिए ज्ञानेंद्रियों का काम कर रहे हैं। सही गलत की विवेचना कर निरंतर मानस मंथन कर अमृत निकाल रहे हैं। उनको यह काम ज्यादा निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करना है और तय करना है कि इस जन मानस मंथन में वे राजस्व की भूमिका निभाएंगे या देवताओं की। यद्यपि उन क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्र भी यथा IT नए नेतृत्व की मांग कर रहा है, परंतु उन 6 क्षेत्रों में नए नेतृत्व की चाहती उत्तर है क्योंकि
क्योंकि आप सोच में एक आमूल-चूल परिवर्तन की अपेक्षा है। नीचे दी गई सूचना कई वर्षों का निचोड़ है, जिसके द्वारा हजारों लोग अपनी सेवा बड़े-बड़े संस्थानों में बेचने में सफल हुए हैं। इसलिए यह प्रैक्टिकल एवं भरोसेमंद है। अपनी सेवाएं बेचने या मार्केटिंग करने के कुछ चुने हुए माध्यम। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो या भर्ती केंद्र। सिर्फ ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ही प्रयत्न करें जिन्होंने ऐसा काम सफलतापूर्वक कर रखा हो। नंबर 2, विज्ञापन द्वारा। अखबारों, प्रतिष्ठित व्यापारी पत्रिकाओं एवं रेडियो या टीवी के माध्यम से आप अपनी सेवाएं विज्ञापित कर सकते हैं। अपना विज्ञापन किसी माहिर से ही बनवाएं, क्योंकि उसकी शब्दावली का संभावित खरीदार पर सबसे ज्यादा और प्रथमतः असर होगा। नंबर 3, व्यक्तिगत रूप से भेजी अर्जियां। उन अर्जियों को सही रूप से बना सकना एक कला है। बिना अपनी योग्यताओं के बारे में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण दावा किए उनका इस तरह से खुलासा करना चाहिए कि संभावित खरीदार को लगे कि आप ही वह प्रत्याशी हैं जो उसे चाहिए। नंबर 4, आपसी जानकारों के माध्यम से। कुछ और अर्जी तभी दे जब जानकार भरोसे का हो और ईमानदारी से आपकी अर्जी सही गंतव्य तक पहुंचा दे। कभी कभी लोग सिर्फ अपना रंग दिखाने के लिए ही कई प्रत्याशियों को बरगला देते हैं, जिससे उन विचारों की ही शुरुआत एक धोखे से होती है। नंबर 5, व्यक्तिगत रूप में अपनी सेवाओं की बिक्री या नौकरी के लिए अर्जी देना तब ही श्रेयस्कर है जब आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि संभावित खरीदार अर्जी ग्रहण करने के साथ आपका एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी ले सकता है। आपकी योग्यताएं वांछित पद के लिए सटीक होनी चाहिए। साथ में अपने रिज्यूमे के साथ एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण भी होना चाहिए कि आपको यह काम क्यों चाहिए। अब हम संक्षिप्त लिखित अर्जी का एक नमूना देखेंगे। उसको ऐसे बनाना चाहिए जैसे कि कोई वकील अपना केस बनाता है। संभावित मालिक पर उस अर्जी का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। आपके प्रस्तुतिकरण पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी शिक्षा इस प्रकार दे कि वांछित काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। इसके अनुसार अपने अनुभव का भी हवाला दे। यदि किसी गण्यमान व्यक्ति का हवाला देना हो तो बेहतर है। अपने पूर्व मालिक और पूर्व शिक्षक का उल्लेख करें और उन्हें बता भी दे कि इंक्वायरी आ सकती है। साथ में एक साफ सा फोटोग्राफ भी लगाएं। यदि पहली बार ही ऐसा काम ढूंढ रहे हैं, उसमें स्पष्ट उल्लेख करें कि आप प्रोबेशन अवधि में 1 हफ्ता, महीना इत्यादि बिना वेतन के भी काम करने को तैयार हैं। हो सकता है बहुतों को यह बेढंगा सुझाव लगेगा, परंतु यदि आप अपनी योग्यता के लिए आश्वस्त हैं और अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसा जरूर करें। यदि आपके पास इसी काम से संबंधित कोई अन्य कार्य हो तो कोई भी मालिक ऐसा मौका देने को तैयार रहेगा। याद रखें, मुकदमा वह वकील जीतता है जो कानून का महारथी नहीं होता, और वह अपना केस कोर्ट रूम में सही रूप से प्रस्तुत करना जानता है। अब हम जानेंगे कि कैसे अपना मनचाहा काम प्राप्त करें। यदि काम मनचाहा हो तो वह काम नहीं एक साधना बन जाता है। यदि कलाकार को कलाकारी दिखाने का काम मिल गया तो वह उसे बोझ पूरे ही लगेगा। अपना मनचाहा काम प्राप्त करने के कुछ जरूरी निर्देश है, उनका पालन कीजिए। प्रथम, तय कीजिए कि किस तरह का काम आपको चाहिए। द्वितीय, अपना मनचाहा संस्थान चुनिए और उसमें घुसने का पूरा प्रयत्न कीजिए। तृतीय, अपने संभावित रोजगार दानकर्ता की नीतियों, तरीकों और इच्छा अनिच्छा का एक लेखा जोखा बनाइए। उसके अनुसार स्वयं को ढालिए, तभी उन्नति मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। चतुर्थ, अपनी योग्यता एवं प्रतिभा का पूरा विश्लेषण स्वयं कीजिए और निश्चित कीजिए कि आपके पास देने को क्या है, अर्थात आप में ऐसी क्या काबिलियत है जिससे कोई आपको काम प्रदान कर दे। उसमें शिक्षा क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में अपनी खास योग्यता तथा खेल-कूद, भाषण प्रतियोगिता, ड्रामा इत्यादि में अपनी उपलब्धि का भी उल्लेख कीजिए। पंचम, आपको क्या मिलेगा इसके बारे में थोड़ी देर को भूल जाइए और लगातार उसी पर ध्यान केंद्रित रखिए कि आपके पास क्या क्या योग्यता है संभावित ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। षष्ठ, यदि आपके पास कोई स्पष्ट योजना है तो उसका विवरण एक कागज पर व्यवस्थित ढंग से लिख कर तैयार रखें। फिर यह कागज उस आदमी को दे दें जिसकी कंपनी में सीधा पहुंच हो। यदि यह पहल तार्किक ढंग से किया जाए तो संभावित मालिकों पर उसकी गहरी छाप पड़ती है।